स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 11th का बायोलॉजी के अंदर 16 चैप्टर हम पढ़ रहे थे। सेकंड लेक्चर अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में पढ़ना था। तो ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन का इसमें डायग्राम में क्लियरली डिफरेंस दिखा रखा है। ब्रीथिंग का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को अपने अंदर लेना है और CO2 को बाहर निकालना है, ठीक है। और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा कि जो हमने ऑक्सीजन ली है उसका यूज होगा, सेल उसको यूज करेंगी, यूज करने के बाद उसे एनर्जी जो मिलेगी वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर हो जाएगी और बाद में जो है उसको उस जो सेल है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के द्वारा लंग्स तक पहुंचेगी और लंग्स से फिर वो बाहर निकल जाएगी। तो कुछ इस तरह से होगा। अब जैसे कि हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही उसमें से एनर्जी मिल सकती है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है उसमें जो कार्बन होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो बॉन्डिंग टूटती है और वो बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं हमें। इलेक्ट्रॉन जो है वही जो है एक तरह से ETS के द्वारा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा जो है एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होती है। तो जो कार्बन है, क्योंकि बॉन्ड टूट चुके हैं, तो जो कार्बन है वो जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके वापस निकल आता है तो CO2 बनता है। CO2 जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें दिखा भी रखा है C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है। ऑक्सीजन उसके साथ काम कर रही तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 ATP मॉलिक्यूल, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक प्रोसेस होता है। ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन जो है वो यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन जो है यूज होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में और ऑक्सीजन की कंटिन्यूस सप्लाई रिक्वायर्ड होती है। कंटिन्यूस सप्लाई रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि ऑक्सीजन यदि आती रहेगी तो ही हमें एनर्जी मिलती रहेगी, तो ही ऑक्सीडेशन होता रहेगा ग्लूकोज का लगातार, ठीक है। और जैसे ही फिर अब ऑक्सीजन मिल रही है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एनर्जी भी मिल रही है, तो उससे फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी प्रोड्यूस होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल भी जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड यदि रिमूवल नहीं की जाएगी तो क्या हो सकता है, तो जो ब्लड है, क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर की होती है और जब वह वाटर के साथ मिलती है तो कार्बोनिक एसिड बनाती है H2CO3, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड बनाएगी तो जो है वो एक तरह से मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ब्लड सेल्स के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंबे समय तक हम बॉडी में नहीं रख सकते, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल जरूरी है। तो दो बातें ध्यान में रखनी इसमें, कंटिन्यूस सप्लाई रिक्वायर्ड किसकी, ऑक्सीजन की, और कंटिन्यूस रिमूवल रिक्वायर्ड किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। अब process of exchange of oxygen from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing। जो प्रोसेस है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर से हमें लेना है और CO2 को बाहर निकालना है जो सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई है, उसको ब्रीथिंग बोलते हैं। इसको कॉमनली नॉन एज रेस्पिरेशन भी हम बोलते हैं, ठीक है। अब वही इसमें फिर वही बात, इसमें वो डायग्राम आया है तो इसमें वही दिखा रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे सेल से वापस जा रही है और ऑक्सीजन कैसे हम ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो आगे, ये देखो इस डायग्राम में, जैसे कि इसमें डायग्राम में दिखा रखा है ब्रीथिंग जो है, ब्रीथिंग हो रही है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो रेड कलर के दिखा रखे हैं अंदर की तरफ आ रहे हैं, लंग्स में जा रहे हैं। तो लंग्स से फिर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्लड स्ट्रीम्स के द्वारा जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके मसल सेल्स के पास जा रहा है, ठीक है। ये मसल सेल है तो मसल सेल्स के पास जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, शुगर जो ग्लूकोज है वो प्लस ऑक्सीजन CO2 और H2O एनर्जी मिलेगी, ठीक है। फिर यहाँ से CO2 जो प्रोड्यूस हुई है, CO2 वापस लंग्स में गई और लंग्स से फिर ये वापस बाहर चली गई। तो ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन का ये इसमें डिफरेंस क्लियरली दिखाया है, ठीक है। अब जो है डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ब्रीथिंग का सिस्टम अलग अलग होता है। जैसे कि स्पाइडर के अंदर दिखा रखा है बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। बुक लंग्स कैसे होते हैं, एक तरह से ये हम बोल सकते हैं फ्लैट पट्टी जैसे होते हैं और इनको इसीलिए इनको बुक लंग्स बोलते हैं। और चिकन में लंग्स दिखा रखे हैं। अब स्पंज में जो है देखो, इसमें जो सेल्स हैं प्रत्येक सेल जो है वो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, हिस्सा ले रही है। तो इसमें सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है।
फिश में गिल्स प्रेजेंट हैं, जबकि जैसे कैटरपिलर में देखो तो ये छोटे छोटे होल्स दिखा रखे हैं, इनको स्पाइरिकल्स बोलते हैं, और ये ट्रैकियल सिस्टम होता है, इंसेक्ट्स के अंदर होता है, ये इंसेक्ट्स का कैटरपिलर है ये। तो इंसेक्ट्स के अंदर जो है ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। अब देखें इसमें लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जैसे कि स्पंज हैं, सिलेंट्रेट हैं, फ्लैटवर्म है, इनमें सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा इनकी बॉडी की सरफेस के द्वारा जो है ब्रीथिंग सिस्टम होगा या रेस्पिरेशन सिस्टम होगा। अर्थवर्म जो है उसके अंदर जो उसकी जो स्किन है ऊपर वाली मॉइस्ट क्यूटिकल लेयर जो होती है उसके द्वारा इसमें रेस्पिरेशन होगा। इंसेक्ट में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होती हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स पाई जाती हैं, उनके द्वारा उसमें रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपोड जो पानी के अंदर जो इंसेक्ट पाए जाते हैं, जब मोलस्क हैं उनके अंदर वेस्कुलराइज का मतलब जिसमें ब्लड कैपिलरीज वगैरह हो सकती हैं, उनके अंदर जो गिल्स पाए जाते हैं, उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल फॉर्म में हम बात करें तो हमारे अंदर जैसे कि हम वेस्कुलराइज बैग का मतलब पूरी सप्लाई होती है ब्लड की, तो लंग्स पाए जाते हैं, उनको लंग्स बोलते हैं वेस्कुलराइज बैग को, ठीक है। अब जो इसमें अमंग अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेज यूज गिल्स वे रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रो लंग्स। जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें फिश जो हैं वो गिल्स यूज करती हैं, जबकि रेप्टाइल बर्ड और मैमल्स जो हैं वो लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। तो एम्फीबियंस की यदि बात करें तो फ्रॉग्स जो हैं वो रिस्पायर करते हैं थ्रो देयर मोस्ट स्किन आल्सो, ठीक है। और इसमें मैंने कल भी बताया था आपको 3 तरह से होता है। पल्मनरी का मतलब लंग्स के द्वारा, क्रिस्टिनेशियस का मतलब स्किन के द्वारा इसमें रेस्पिरेशन होगा फ्रॉग के अंदर, और एक था आपका बैकोफ्रेंजियल, ठीक है, बकल कैविटी के द्वारा भी रेस्पिरेशन होगा इसमें। मैमल्स के अंदर जो है एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, मतलब मैमल्स जो होते हैं उनके अंदर एक अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से बना हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। अब देखो जैसे ह्यूमन का देखिए हम ध्यान से, तो ह्यूमन में 2 पार्ट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। एक तो यू आर टी आई का मतलब होता है, जैसे डॉक्टर कई बार जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लो खांसी जुकाम हो गया तो डॉक्टर जो पर्ची स्लिप होती है उस पर लिखता है यू आर टी आई। अगर आपके ऊपर वाले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है तो वहां पर उसको यूआरटीआई लिखेंगे, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो एलआरटीआई लिखा मिलेगा, ठीक है। तो अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपके कौन से ऑर्गन आते हैं, इसमें आपकी नोज आती है, नोज में यदि इन्फेक्शन हो जाए, नेसल कैविटी आती है, माउथ है, फेरेंक्स है, एपिग्लोटिस है, लैरिंक्स है। कहने का मतलब ये है कि नोज से लेके नेक तक का जो पोर्शन है वो आपके यूआरटीआई के अकॉर्डिंग आता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। जबकि जो आपके जो ये प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं, ट्रेचिया है या ब्रोंकी हैं या ब्रोंचियोल्स हैं या एलोविली हैं, जो लंग्स हैं, वो लंग्स का अंदर वाला जो पार्ट है वो आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आता है। अगर उनके अंदर इन्फेक्शन होता है तो एलआरटीआई, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि जो ऊपर वाला होता है यूआरटीआई, इसमें कई बार डॉक्टर एंटीबायोटिक्स नहीं भी दे पेशेंट को तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो एलआरटीआई है उसमें एंटीबायोटिक्स देनी जरूरी होती हैं ताकि वो अच्छी तरीके से कवर कर सके, पेशेंट जो है अच्छी तरीके से कर सके। तब नोज जो है जैसे कि पैसेज वे फॉर एयर के लिए पैसेज वे है, और माउथ जो है वो दोनों के लिए, फूड और एयर के लिए, फूड भी लेते हैं और एयर भी। नेसल कैविटी है जहाँ से ये एयर पास होती है, ये फिल्टर्स होते हैं नेसल कैविटी, इसके अंदर जैसे कि ये क्या करती है, फिल्टर्स का मतलब ये हो गया एक तरह से इसमें एयर्स डेवलप होते हैं जो इसको एयर को प्यूरिफाई करते हैं। जैसे कि एयर में तो जो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि सॉइल पार्टिकल्स या हम ये बोल सकते धूल के जो कण होते हैं वो भी होते हैं, तो उनसे फिल्टर करते हैं, वार्म्स करते हैं एयर को, और थोड़े ही इसमें आपके अच्छे तरीके से मतलब मॉइस्ट भी कर देती है एयर को ताकि आसानी से वो जा सके। फिर फेरेंक्स जो है वो कॉमन पैसेज होता है दोनों के लिए, फूड के लिए भी, एयर के लिए भी और लिक्विड के लिए भी, ठीक है। तो और इसके यहाँ पर जो है क्या प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस की हुई लैरिंक्स के ऊपर प्रेजेंट, लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करता है। तो एपिग्लोटिस ये प्रोटेक्ट करता है किससे, कि जैसे कि फूड की एंट्री आपके विंड पाइप में न हो, ट्रेचिया में न हो, उससे आपको वो करता है ये, ठीक है, प्रिवेंट करता है ये। फिर अगर हम एलआरटीआई देखें तो एलआरटीआई में ट्रेचिया है, विंड पाइप है, मेन एयरवे है ये, फिर आगे ब्रोंची हैं, ब्रोंचियोल्स हैं, फिर एलोविली भी इसके अंदर एयर सैक हैं, वैगुलर स्ट्रक्चर हैं, और इसमें लंग्स में आपके प्लूरल मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है,
प्लूरल मेम्ब्रेन होती हैं, जैसे कि जब लंग्स चेस्ट कैविटी में जैसे सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो इनमें अप और डाउन की जो मूवमेंट होती है उसमें ये हेल्प करती हैं। तो रिब्स केज के द्वारा ये आपके लंग्स जो है प्रोटेक्ट होते हैं। ठीक है, नीचे इसके डायाफ्राम दिखा रखा है। डायाफ्राम जो है ये जब ब्रीथिंग मूवमेंट होती है, तो ब्रीथिंग मूवमेंट में दो पोर्शन होते हैं। जैसे ब्रीथिंग मूवमेंट, ब्रीथिंग इन करेंगे हम, जब सांस ले रहे हैं तो उस टाइम जो है आपकी चेस्ट की जो मूवमेंट है, जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ऊपर की तरफ अपवर्ड और आउटवर्ड होगी, और डायाफ्राम की मूवमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो डाउनवर्ड होगी, ताकि स्पेस जो है ज़्यादा हो सके। ठीक है, और एक तरह से जब हम सांस छोड़ेंगे तो उस टाइम ये रिलैक्स कंडीशन करेंगे दोनों, और ये इनवर्ड जाएंगे लंग्स आपके, और वो अपवर्ड आएगा। ठीक है, डायफ्राम अपवर्ड आएगा। तो इस प्रकार से मूवमेंट होती हैं आपकी बॉडी में इनकी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही आपका।